नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इसके पहले हमने पहला वीडियो आपको दिया गया जिसमें आपको बताया गया कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, वो आपको बताया गया। दूसरे वीडियो में पुनः आपको व्यंजन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में पूरा अध्ययन कराया गया। अब आपको तीसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको पूरे वर्णमाला को कितने और घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे कैसे कैसे बांटा गया है, उसका अध्ययन विस्तृत तरीके से करेंगे। ये आपको तीसरे वीडियो में आपको मिल रहा है। छोटा छोटा दोस्तों वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि देखने में आपको उबन ना हो, लगातार देखने में। अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो एक वीडियो में सब बन जाएगा, केवल कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा कि कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उसके लिए जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं वर्णमाला को वर्गीकृत और कैसे किया गया। देखिए, पहला आपका किया गया घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया वर्णमाला को। देखिए, घोषत्व होता क्या है? घोषत्व होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना। यानी जब हम कुछ बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो घोषत्व उसी को कहा गया। यानी जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे सघोष कहेंगे, अगर कंपन ना हो तो उसे अघोष कहेंगे। यही दो प्रकार बांटे गए घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पे दो भागों में बांटा गया। पहला आपका है अघोष, पहला आपका है अघोष और दूसरा आपका है सघोष। दूसरा आपका है सघोष। इसी सघोष को केवल घोष भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक, केवल घोष लिखा हो या सघोष लिखा हो, बात एक ही है, याद रखिएगा। अघोष और सघोष, ये दो भागों में बांटा गया घोषत्व के आधार पर। कौन कौन से वर्ण आते हैं अघोष और सघोष में, इसे देख लीजिए। अघोष कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष कहा गया। वर्ण कौन कौन से आएंगे? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सभी नहीं है, सा है, सा है, सा, ये आपके आते हैं अघोष वर्ण। बस इतने ध्यान देना है। अच्छा, कहा जाए हर वर्ग का चौथा पहला दूसरा अक्षर कौन कौन होंगे, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। हो जाएगा का, खा, चा, छा, और हो जाएगा आपका टा, ठा, ता, था, और आपका हो जाएगा पा, फा, और आपका उसमें सा, सा और सा। ये आपके हैं अघोष वर्ण। ये आपके अघोष वर्ण। अगर पूछ ले अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, एकदम आसान है। इसकी संख्या आपका हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, यानी एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर, पहला दूसरा हो गया, 5 वर्ग है, 10 और 3 13। इनकी संख्या अगर पूछ ले, इनकी संख्या है 13। आगे देखिएगा, सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? सघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे सघोष वर्ण कहा गया। वर्ण कौन कौन से आएंगे, इसे देख लीजिए। सघोष वर्ण में आपका वर्ण आता है हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यानी कौन? या, वा, रा और ला। और इसमें आपका आता है हा, जो यहां छूटा हुआ था, हा। और अगर कहा जाए स्वर किस में आते हैं, तो याद रखिएगा सभी स्वर इसी में आते हैं। सभी स्वर, स्वर को अगर कहा जाए ये किस में आता है, घोष है सघोष, तो ध्यान दीजिए स्वर, सभी स्वर क्या है? सघोष है। सभी स्वर, सा से स्वर, सा से सघोष। याद रखिए स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। तो इसके लिए याद करना आपको हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, और अंतस्थ यानी या, वा, रा, ला और हा और सभी स्वर, ये कैसे वर्ण है? सघोष वर्ण है। बस इतने आपको ध्यान देना है। याद करने के लिए आसान तरीका है, याद कर सकते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर बताया गया और सा, सा, सा। इसके अलावा जितने बचे बस इतने याद कर लीजिए। छोटा जो है हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, कुल 13 अक्षर है, याद कर लीजिए। और सा, 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 ये आपके अघोष हैं। इसके अलावा जितने बचते हैं सभी क्या हैं?
सघोष हैं। बस एकदम आसान तरीका है। और देखिएगा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर इसे बांटा गया दूसरा, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया? 2। प्राण माने होता है वायु, प्राण किसे कहा गया? वायु। प्राण का अर्थ है वायु, यानी किस वर्ण को बोलने में कितना वायु खर्च हो रहा है उस आधार पर बांटा गया, जिसे कहा गया, नाम क्या दिया गया? जिसमें पहला नाम दिया गया अल्प प्राण, यानी कम वायु खर्च हो जिसे, और दूसरा आपका बांटा गया महाप्राण, महाप्राण यानी जिसके बोलने में ज्यादा वायु खर्च हो। अल्प प्राण किन्हें कहा गया है? ध्यान दें, इसके लिए तरीका है, इसके लिए तरीका है, अल्प माने होता है कम, या अल्प लिखने में कितना अच्छा लगा? अल्प लिखने में आपका 3 वर्ण लगा। देखिए अ ल प, लिखने में कितना अच्छा लगा? 3 अक्षर। तो 3 एक विषम संख्या, 3 कैसी संख्या है? विषम, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 वर्ण होते हैं। तो 3 अल आ ल प 3 वर्ण हैं, तो 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या 5 वर्ग का चुन लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अल्प लिखने में 3 अक्षर लगा, और वर्ग के 3 अक्षर पहला, तीसरा, पांचवा जो विषम है वे किस में आएंगे? अल्प में। तो आप यही याद रखिएगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये आपका क्या होगा? अल्प प्राण। और क्या इसमें आएगा? इसमें और आपका आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन? या, वा, रा और ला। और इसी में आपका आता है सभी स्वर। अगर कहा जाए स्वर किस में आएंगे? सभी स्वर इसी में आते हैं, सभी स्वर। बस इतने ध्यान देना है। अब देखिए महाप्राण, महा माने होता है ज्यादा वायु खर्च करने वाला, जिसे बोलने में महाप्राण, यानी महा लिखने में, ध्यान दीजिए आसान तरीका, महा लिखने में क्या अच्छा लगा? 2, यानी इसे लिखने में 2 अक्षर लगा। 2 एक सम संख्या है, तो वर्ग का 2 अक्षर बचा कौन कौन? एक 2 बचा है, एक 4, सम संख्या, यही आपका महाप्राण हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और इसमें कौन आएंगे? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यानी सा, सा और हा, ये आपके हैं अल महाप्राण। और बस ये आपके हैं महाप्राण। बस इतने ध्यान देना, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन यानी सा, हा, ये आपके कैसे वर्ण हैं? महाप्राण। बस इतने ध्यान देना है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा में एक प्रश्न जरूर, हर परीक्षा में एक प्रश्न यहां से जरूर होता है। आगे देखिएगा, आगे आपका और अगला है, ये आपका हो गया वर्गीकरण घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे। आगे देखिएगा, आगे और प्रश्न आता है वर्णमाला से। 2 प्रश्न और बन सकते हैं, कौन कौन से देख लीजिएगा। 2 प्रश्न जो बनने संभावित हैं कि बन सकता है, वहां से कभी कभी पूछा जाता है उससे। देखिएगा, एक है पूछा है संपृक्त ध्वनि। क्या पूछा है? संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि, ये 2 प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किससे कहा जाता है? परीक्षण दे देता है निम्नलिखित शब्दों में किसमें संपृक्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो किसमें प्रयोग हुआ है ये पहचानने के लिए आपको ध्यान जानना होगा संपृक्त ध्वनि है क्या। इसे सुन लीजिए, आसानी समझ जाएंगे। जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई व्यंजन, यानी कोई व्यंजन जब 2 व्यंजनों से बधा हो, यानी यहां भी व्यंजन हो और यहां भी व्यंजन हो, जब 2 व्यंजनों से बधा हो कोई व्यंजन, और ये हमेशा व्यंजन ही, व्यंजन माने यानी उसमें स्वर नहीं रहेगा, ये ध्यान देना, यानी ये स्वर रहित रहेगा, स्वर रहित कोई व्यंजन हो, इस अवस्था में एक वर्ण यहां हो, एक वर्ण यहां, और यहां कोई व्यंजन स्वर रहित हो, उसी को संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। उसके लिए एक उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया संबल, इसमें कौन ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि। प्रश्न दिया है संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि, क्योंकि यहां सा और बा के बीच मा
व्यंजन संपृक्त है, इसीलिए इसे संपृक्त ध्वनि कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार से संबल या कंबल लिखा जाए, कंबल, इसमें भी आपका का और बा के बीच माँ संपृक्त है, बधा हुआ है दो व्यंजनों के बीच, इसीलिए इसे संपृक्त ध्वनि क्या है। परीक्षा में जब पूछा जाए इसे संबल में कौन सी ध्वनि है, या 3-4 शब्द, 4 शब्द नीचे दे दिए, एक उनमें से संबल या कंबल की तरह शब्द रहेगा, कहेगा सब संपृक्त ध्वनि किस शब्द में है। तो इस प्रकार से आप ध्यान जाने रहिए कि संपृक्त ध्वनि होता क्या है, आपको आसानी रहेगी। और आगे देखिएगा, एक प्रश्न और बन सकता है, क्या है आगे देखिए, अगला है युग्मक ध्वनि। युग्मक या फिर इसे कहा जाता है द्वित्व, द्वित्व ध्वनि, युग्मक या द्वित्व ध्वनि, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। युग्मक या द्वित्व ध्वनि किसे कहा गया है, जहां पर एकदम आसान तरीका समझे, देखिए एक व्यंजन, कोई व्यंजन, जहां पर कोई व्यंजन पहले अर्ध यानी आधे रूप में, पहले अर्ध रूप में और पुनः पूर्ण रूप में और पुनः वही वर्ण पूर्ण रूप में हो, तो उसे हम युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहते हैं। इसे द्वित्व ही कहते हैं। जहां पर सीधे परिभाषा आप समझना चाहेंगे तो इसे लिखा जाता है कि जहां पर किसी वर्ण का द्वित्व हो जाए, तो द्वित्व हो जाए तो ही आप समझिए द्वित्व क्या होता है, यानी कोई व्यंजन हो पहले आधे अर्ध रूप में हो, पुनः वही जो व्यंजन था वही व्यंजन पुनः पूर्ण रूप में आ जाए, तो उसी को युग्मक कहा जाता है, युग्मक ध्वनि कहा जाएगा, उसी को द्वित्व कहा जाएगा। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे लिखा गया दिल्ली, लिखा गया दिल्ली, तो यहां देखिए ला पहले अर्ध रूप में है, पुनः ला पूर्ण रूप में है, तो यहां पर ला का द्वित्व हो गया। किसका द्वित्व हुआ है, ला का द्वित्व होने के कारण, ला का द्वित्व होने के कारण इसे हम युग्मक ध्वनि के अंतर्गत रखेंगे। और जैसे एक उदाहरण और लिखा गया, उत्फुल्ल, तो यहां देखिए अगर कहा जाए यहां कौन सी ध्वनि हुई है, यहां आपका द्वित्व यानी युग्मक ध्वनि हुई है, युग्मक ध्वनि। और आगे ये जो आपका है यहां पर आपका संपृक्त नहीं, क्योंकि बताया गया व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन नहीं, इसलिए संपृक्त नहीं। बस इतने ध्यान देना है आपको। यहां पर कौन ध्वनि है उत्फुल्ल में, युग्मक ध्वनि है। क्यों, क्योंकि एक ला अर्ध आया है और पुनः वही ला तुरंत बाद पूर्ण रूप में आ गया है, इसीलिए ये कौन सी ध्वनि हुई, युग्मक ध्वनि। ला का द्वित्व होने की वजह से ये युग्मक ध्वनि हो जाती है। बस आपका वर्णमाला से बस इतने ही प्रश्न हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा मित्रों। और अगर आपको पूरा वीडियो एक साथ चाहिए तो कमेंट में वो भी कहिए, आप जरूर बताइए, तो आपको एक साथ पूरा वीडियो मिलेगा। बस अब इसके अलावा आपको कोई प्रश्न तैयार वर्णमाला में नहीं करना है, इतना ध्यान से देख लीजिए। इसी में से आपका कोई वर्णमाला से प्रश्न रहेगा, जहां भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों।